टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर हो गई? ठीक है, जब कोई दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलके कुछ नया बनाते हैं तब हम केमिकल चेंज बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन से उसे हम शो करते हैं। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? सो पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है क्या? कंबाइंड, यानी जब कोई चीजें कंबाइंड हो रही है आपस में तब हम उस रिएक्शन को नाम दे देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? H2O। क्लियर? और हमेशा हमें रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में रखनी है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 प्लस O2 हो गया आपका। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल दिया तो यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक स्पेशल नाम हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्नेक लाइम। और इस रिएक्शन को एक काम के लिए हम और जानते हैं, किस काम के लिए? कि इसमें व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होती है रिएक्शन और हीट इवॉल्व होती है, तो इसको हम एक अलग से स्पेशल टाइप बोल सकते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? यानी अब एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब जैसे एक कई बच्चों का डाउट रहता है, ध्यान से सुनो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। ऐसी एंडोथर्मिक हम किस रिएक्शंस को बोलेंगे? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? अभी उस पे आएंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कई बच्चों का डाउट होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को हम बंद करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करेंगे तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा आपका 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। क्लियर? अब ये बताओ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? आपकी ये रिएक्शन किस टाइप की हो गई? एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? सोच के बोलो इस चीज को, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बैठ जाओ। देखो, हम इसमें बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद भी क्या हो रही है? हीट मिल रही है। क्लियर? तो इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे कि एंडोथर्मिक बोलेंगे? ये आपकी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि फाइनल नेट अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिलीज हो रही है। देखो, हीट यहां पर भी है, हीट यहां पर भी है इसमें, बट ये जो हीट है, जो प्रोडक्ट के साथ हीट है, वो रिएक्टेंट वाली हीट से ज्यादा है। तो जहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी उसके बेसिस पे आप कंसिडर करोगे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर प्रोडक्ट के साथ जो हीट इवॉल्व हो रही है वो ज्यादा है रिएक्टेंट के साथ वाली हीट से, तो एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर? यानी अगर प्रोडक्ट में आपको ज्यादा हीट मिल रही है, सपोज हम 5 जूल हीट डाल रहे हैं रिएक्टेंट के साथ और मिल हमें 10 जूल रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। और अगर सपोज हम 10 डाल रहे हैं और मिल 5 रही है, तो कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। ये चीज क्लियर हुई? अब जैसे आप सब जानते हो, पेपर को बर्न करने के लिए क्या करते हो? अगर पेपर को बर्न करना होगा तो हम हीट डालते हैं ना उसमें, और हीट डालने के बाद हीट मिलती कितनी है? ज्यादा या कम? कम मिलती है। अगर हम एक माचिस से जलाएंगे उस पेपर को, तो पेपर जब जलेगा तो हीट कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी जितनी डाली थी? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। ऐसे ही आपके बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी आप फ्यूल बर्न करते हो तो फ्यूल बर्न करने के लिए तो पहले आपको हीट देनी पड़ेगी ना, तो क्या वो एंडोथर्मिक हो गया? नहीं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो आप दे उसे कम रहे हो और वो इन टर्न आपको और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है जब रिएक्ट हो रहा है। तो आइए जी समझ में कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। हमने जितनी हीट दी,
अगर उससे ज्यादा मिल गई तो एक्सोथर्मिक, उससे कम मिल रही है तो एंडोथर्मिक। क्लियर? सो यहां पर क्लियर हो गया, ये कौन सी हो गई आपकी, ये भी एक्सोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स कौन से होंगे वो हम अभी आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है सबको? श्योर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी हमने बात कर ली। ऐसी और भी एग्जांपल इसके हम लिख सकते हैं, C+O2 गिव्स CO2। क्लियर? ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, यानी A+B क्या फॉर्म करेगा, AB। तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ सेकेंड आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये मेन टाइप ऑफ रिएक्शंस में नहीं है, इनको हम अलग से कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस आपकी बुक में लिखी हुई है बेटा, ठीक है, बस दिमाग में अच्छी तरह याद करो। सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन क्या होगा, बेसिकली नाम से क्लियर है, डीकंपोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाना इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। आपने पहले ही पढ़ा हुआ डीकंपोज, ठीक है, डीकंपोज द वेजिटेबल मैटर, तो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाना। तो एक सिंगल चीज वहां पर क्या हो जाए, एक सिंगल चीज है AB, वो डिसोसिएट हो जाए, डीकंपोज हो जाए दो या दो से ज्यादा स्मॉलर प्रोडक्ट्स में, तब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे उसे। क्लियर? तो अब क्या क्या टाइप हो सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के। एक तो पहले थर्मल। थर्मल मींस, अब देखो, अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर? अगर हम इसको भी तोड़ना चाहते हैं तो अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो किसी भी कंपाउंड को अगर हम ब्रेक डाउन करवाना चाहते हैं तो एनर्जी हमें उसमें देनी पड़ेगी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑलवेज कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस ऑलवेज कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हमें हीट एनर्जी क्या करनी होगी, देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी, देखो एंडो का मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं है, सॉरी हीट नहीं है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब आप किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी उस पर लगा रहे हो, तब एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोली जाती है। जनरली रिएक्शंस में हम हीट का ही यूज करते हैं, इसलिए यहां पर हीट लिखा होता है। क्लियर? नाउ थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मींस हीट, यानी जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। क्लियर? दूसरा आपका फोटोलिटिक और थर्ड आपका इलेक्ट्रोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब सनलाइट की हेल्प से, जब हम लाइट एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। क्लियर? तो वन बाय वन तीनों के एग्जांपल्स देखते हैं। थर्मल का एग्जांपल है आपका आयरन सल्फेट, FeSO4 को हम ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा इसमें, फेरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है, फेरिक सल्फाइड, फेरस बोलेंगे बेटा इसे, फेरस सल्फेट बोलेंगे इसे, ठीक है, या आयरन सल्फेट नॉर्मली हम बोल सकते हैं। इसको जब हम हीट करेंगे तो आपका फॉर्म करेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स यहां पे मिल जाएंगे, यानी FeSO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें। तो ये एग्जांपल है आपका किसका, थर्मल डीकंपोजिशन का। बैलेंसिंग आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। Fe यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, सल्फर 2, सल्फर 1 और 1 2 यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन टोटल 8 हो गए, 3 2 5 और 3 8, तो ये बैलेंस्ड हो गए यहाँ पे 2 लगाने के बाद। क्लियर? ऐसी और रिएक्शन आपकी, इवन कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? यहां पे देखो एरो के ऊपर हीट लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि जिसकी हेल्प से वहां पे हो रही है ये रिएक्शन। क्लियर? ऐसी अगर हम फोटोलिटिक की बात करें, फोटोलिटिक मतलब सनलाइट की हेल्प से, तो सनलाइट की हेल्प से हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, AgCl। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रख दें
तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रख दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे Ag के आगे 2 हो जाएगा। क्लियर है बैलेंसिंग। यहाँ पे Cl 1 था और यहाँ 2 थे तो इसलिए पहले 2 यहां लगाया, सिल्वर 2 हो गए इसलिए सिल्वर के आगे भी यहाँ 2 लगा दिया। कोई भी फॉर्मूला आप नहीं चेंज कर सकते हो, आपको हमेशा नंबर आगे ही लगाने हैं। और आगे लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए सिल्वर क्लोराइड के। क्लियर यहां तक बेटा। नाउ इसके जैसी एक और रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, कौन बताएगा? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर का कलर तो पता ही होगा सबको, ग्रे। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है। तो इसमें हम कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। जब हम सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है उसको आप सनलाइट में रखोगे तो धीरे धीरे ग्रे कलर का कन्वर्ट होने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है और वो सिल्वर में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्लियर। और ये दोनों रिएक्शन हम कहां यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये दोनों ही रिएक्शन हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर, विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या है, ब्रेकिंग ऑफ H2O। वाटर आपका क्लियर है H2O होता है। H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और O2 में। बैलेंस कर लोगे उसके अकॉर्डिंग, यहां पे पहले 2 आ जाएगा और फिर यहां पे 2, हाइड्रोजन 4 हो गए तो 4 उधर भी बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया ये चीज। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तीनों की एक एक एग्जांपल हमने दे दिए। यहाँ पे इवन फर्दर 2 ही दे दिए, थर्मल के 2 दे दिए, लाइट के 2 हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का 1 हो गया आपका वाटर वाला। क्लियर। डिकम्पोजिशन क्या था, इन विच 1 और मोर सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। क्लियर। आप इसको क्या बोल सकते हो, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, कॉम्बिनेशन का हम इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का आपका ग्रीन कलर होता है। इस रिएक्शन में आप कलर चेंज भी ऑब्जर्व करोगे, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है और फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर। तो इस रिएक्शन में आपको कलर भी ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। क्लियर। और सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल पता है कैसी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल रॉटन एग्स की स्मेल की तरह। ठीक है, तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर भी आपको वहां पे ऑब्जर्व होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि राइट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। तो पहला कलर चेंज आपको विजिबल होगा, ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर लिख सकते हो, या स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आपको वहां पे होगी। ठीक है। नाउ लेड नाइट्रेट एक और एग्जांपल है इसका आपका एनसीईआरटी में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये भी क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या फॉर्म करेगा ये, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लोगे उसके अकॉर्डिंग। ये सारी बैलेंसिंग बेटा अपने आप करने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आ पाएंगी। क्लियर। अब नाइट्रोजन में क्या होता है, इसके ब्राउन फ्यूम्स उड़ते हैं बेटा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जब इवेपोरेट होती है तो वो ब्राउन फ्यूम्स हमें दिखने लगते हैं। क्लियर। तो इसकी रिएक्शन हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जब वहां पे ब्राउन फ्यूम्स आपके लिबरेट हो रहे हैं तो। ठीक है, लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट, लेड नाइट्रेट का व्हाइट, लेड ऑक्साइड का ब्राउन कलर। ठीक है, व्हाइट टू ब्राउन में आपका कलर चेंज हो जाएगा और ब्राउन फ्यूम्स आपके वहां से लिबरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नाउ एक्सो और एंडोथर्मिक क्लियर हो गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर हो गया एंडोथर्मिक। अब इवन हमारा रेस्पिरेशन बताओ एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है,
रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हम उसमें एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका, इवन पढ़ चुके हो बायोलॉजी में भी, रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज C6H12O6 किसके साथ कंबाइंड होता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? तो ये एनर्जी एक तरीके से, तो एनर्जी यहां पे निकल रही है, बन रही है प्रोडक्ट के साथ। तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बैलेंसिंग कर लोगे इसे। कार्बन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ 6 लगाया पहले हमने कार्बन के आगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? हाइड्रोजन को पहले करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? तो यहाँ 12 करने हैं तो 6 लगाएंगे। क्लियर? यहां पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12 और 6 18। यहां पे ऑक्सीजन 6 है, अब 18 करने तो यहां पे 12 होने चाहिए, तो 12 करने के लिए क्या करें? 6 लगा दें यहां पे। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये क्या था? ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर? प्लस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा गिवन है बेटा आपकी बुक में, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको समझो। ठीक है, समझो दिमाग में, बट बुक बैग में रखने का मतलब ये भी नहीं कि भाग जाओ फटाफट। ठीक है, आराम से चीजें देखो, याद करो, दिमाग में डालो। ठीक है, घर पे जाके एक बार दोबारा अपने आप लिखना, अपने आप, देख के भी नहीं। ठीक है, देखो, पढ़ो, अपने आप लिखने की कोशिश करो रिएक्शंस को। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इवन आपने 7th या 8th में भी किया होगा। दैट इज आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज होने लगेगा। ठीक है, और कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा? ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, आयरन नेल के ऊपर आपका कॉपर का कलर दैट इज ब्राउन कलर आ जाएगा। तो वो क्या है? देखो, हमने क्या किया? आयरन नेल को किस में डाला? कॉपर सल्फेट में। आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला और कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू। क्लियर? तो वो धीरे धीरे आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4। FeSO4 का कलर अभी हमने देखा था क्या था? ग्रीन। तो ग्रीन कलर वहां पे बनने लग जाएगा, मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर। कॉपर का कलर क्या आएगा वहां पे? रेडिश ब्राउन, या ब्राउन भी आप सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर चढ़ेगा ना, देखो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये इधर आ जाएगा। तो जो आपका आयरन नेल था, आयरन नेल धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो जाएगा ब्लू से। आया चीज समझ में? तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये थर्ड पार्ट आपका, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। बट क्या सारे ही सारे को डिस्प्लेस कर देंगे? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या बताई हुई है? रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब अ सीरीज इन विच हायर मेटल placed above in the series and lowest reactive metal placed in the least in the series. सीरीज क्या है आपकी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, लास्ट में प्लैटिनम भी है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे मेटल आते जा रहे हैं वो डिक्रीज होती जा रही है रिएक्टिविटी उनकी। जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है। क्लियर?
ये पेज नंबर 45 पे गिवन है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है, चैप्टर 3 में, वहां से देख सकते हो। और ये याद रखनी है आपको। अब इसमें क्या बेसिकली क्यों याद रखनी है, क्योंकि जो आपका हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब जैसे हम इसी केस में देखें कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बट अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते कॉपर प्लस FeSO4 तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होती। क्लियर, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज आयरन इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन कॉपर। क्लियर, बट कॉपर अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है सब चीज ये इसमें बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।